बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। उन लोगों के सदके और वारी जाने को दिल चाहता है जो शिकस्त में भी खैर का पहलू निकाल कर अपने वोटर और सपोर्टर को तिफल तसलियां दे रहे हैं। यानी जैसे खुशाब का इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है। हालांकि ये बात सबको मालूम है कि अगर पीटीआई हुकूमत में ना होती तो शायद उनके वोट भी इतने निकलते जितने पीपल पार्टी के निकले हैं। तो ये तो हुकूमत वक्त है जो इलेक्शन जीतने की पूरी ट्राई करती है, लेकिन नून लीग का वोट बैंक पंजाब में इतना ज्यादा है कि वो पकड़ा नहीं जाता। 30-40 हजार का फर्क हो तो वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा को वोट ले ले को 70 हजार पे चला जाए तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता, और अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो पकड़ा जाता है। 90 की दहाई में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अगर लोगों को याद हो तो पीपल पार्टी और नून लीग के वोटर्स में जो उम्मीदवारों में 10-20 हजार से ज्यादा वोटों का फर्क नहीं होता था, और ये हर इलेक्शन में बदल जाता था। हर इलेक्शन में जो जीतने वाला है वो 8-10 हजार वोटों से जीता था, चाहे वो पीपल पार्टी का हो चाहे वो नून लीग का हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वोटर बदल जाता था, वो एक उम्मीदवार को छोड़ के दूसरे को जिताता था, बल्कि बैलेट बॉक्स और उम्मीदवार बदल जाते थे। वोटों का तरासम ये रहता था। तो आज भी सूरत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अगर हारने वाले ये समझ रहे हैं कि फिर भी बहुत वोट पड़ गया है तो वो समझ ले कि जब हुकूमत में नहीं होंगे तो क्या हाल होगा। ये तो वही हाल हो गया कि एक एक्सीडेंट में किसी की टांग बाजू और सब कुछ टूट जाए तो उसको तसल्ली देने वाला क्या है, शुक्र करो आंख तो बच गई। तो ये इस तरह हुकूमत समझ रही है कि सिलेक्शन में उनकी आंख बच गई है। देखिए 2013 का इलेक्शन जब हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हवा चल रही थी, और हवा उसी की चलती है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट या मुख्तदर हल्के मेहरबान हो। तो उस वक्त पीपल पार्टी ये इल्जाम लगाती थी 2013 में कि नवाज शरीफ को आरओज ने इलेक्शन जितवाया है, जबकि 2018 में मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन चूंकि हवा मुखालिफ समत में चल रही थी तो हुकूमत में वो आए जिनकी तरफ हवा चल रही थी। जबकि 2018 में मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी, नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल दिया गया था, ताहयात नहली हुई, उसके बाद वो बाहर चले गए। तो मुस्लिम लीग नून अच्छी खासी ज़ेर अताब थी, इसके बावजूद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में थे। लेकिन चूंकि हवा मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं चल रही थी बल्कि उनके मुखालिफ सद में चल रही थी, तो हुकूमत उन्होंने बनाई जिनके हक में हवा चल रही थी। 2018 में यही कुछ हुआ। अब 2008 में जब पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त हवा पीपल पार्टी के हक में चल रही थी। उस वक्त पीपल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती इंजॉय कर रही थी। तो आप तीनों इलेक्शन को अगर सामने रखें 2008, 2013 और 2018, तो ये नजर आता है कि इलेक्शन वही जीतता है जिसके हक में हवा चल रही हो, और हवा उसी के हक में चलती है जिसकी तरफ ताकतवर हल्कों का रुझान हो। और हारने वाला हमेशा धांधली का इल्जाम लगाता है, क्योंकि हारने वाले को भी ये पता होता है कि जिनकी हवा चल रही है उनको जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। तो पीपल पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्जाम का पस मंजर पाकिस्तानी सियासत का वो राज है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बोलता सिर्फ उस वक्त है जब उसको इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाए। इक़्तिदार मिल जाए तो फिर सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। और गुफ्तगू कर रहे हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शाहजेब खानजादा के साथ। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मामला इख्तिलाजा उठ खड़ा हुआ है, जिसमें अपोजिशन जमातें पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत कर रही हैं, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है वो लागू करे। तो आरिफ अलवी इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। आरिफ अलवी उस कमेटी का या उस का हिस्सा थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर खासा काम किया हुआ है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। आइडेंटिफाई हो गया कि झूठा वोटर नहीं है, गलत वोटर नहीं है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो गया। जब ये हो गया, ये अलग चीज है, बिल्कुल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक वोट के लिए बैलेट ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऑन करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि पहले आप मोहर लेकर बैलेट पेपर पर लगाते थे, अच्छा, और वो फिर काउंट होता था बैलेट पेपर। इसमें यह होगा
कि इसके अंदर आप अगेन जो सिंबल है बल्ला, टाइगर, तीर, उसके ऊपर बटन दबाएंगे, बटन दबाया, वो बैलेट पेपर के ऊपर वो प्रिंट आ गया बल्ले का, और बैलेट पेपर पतला सा होगा, छोटा सा होगा। वो प्रिंट या तो अपने हाथ से आदमी लेकर बैलेट बॉक्स में डालेगा, या जब वो मंजूरी देगा तो वो प्रिंट कट के खुद ही बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। ये बैलेट बॉक्स खाली करके सुबह दिखा दिया जाएगा सबको। तो लिहाजा दो चीजें हो गई शाहजेब, एक हो गया कि जब उसने बटन दबाया तो काउंट हो गया कि बल्ले को, तीर को कितने वोट पड़े, ये दूसरे वोटर्स को, वो काउंट हो गया। ये जैसे ही वोटिंग खत्म होगी ये काउंट इसमें प्रिंट कर कर निकल आएगा, और बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद हैं डिब्बे के अंदर। तो बैलेट पेपर्स की गिनती अलग रहेगी, जो बंदे ने खुद देखकर, मंजूर कर कर या अपने हाथ में लेकर उस बैलेट बॉक्स में डाला। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही, वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा, कि वोट अलग गिने जाएंगे। भाई बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंट भी होगा और बैलेट पेपर भी मौजूद होगा। और ये जो बैलेट पेपर प्रिंट होगा ये सिक्योरिटी के ऊपर प्रिंट होगा, और इसकी प्रिंट जो है वो स्पेसिफिकेशंस के एतबार से 5 साल रहेगी जनाब। देखिए, इंतहाबी निज़ाम में भारत की नकल करने से बेहतर है कि माशी मामलात में भारत की नकल करें, तालीम और टेक्नोलॉजी में नकल मारें, ताकि कौम का कुछ भला हो। अब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी कौम को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है, मगर वो ये बताने से कासुर है कि इसमें से उन ताकतों का किरदार कैसे मनफी होगा जो हमेशा इंतखाबात पर असरअंदाज होती है। अब जो बातें जनाब सदर कर रहे हैं वो तो कौम ने अब तक यूट्यूब पर खुद देख ली है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करती है, जो EVM कहलाती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वोट कैसे डाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है, ये आपको सोशल मीडिया पर जो सोशल गैजेट्स है, एप्स है, यूट्यूब है, वहां से मिल जाती है, और उससे मुतल्लिक कहानियां भी मौजूद है। असल मसला उनका है जो इंतहाबी नताइज को तब्दील करते हैं। पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी निज़ाम पे काबज है, जो RTS सिस्टम को बिठा देते हैं। और हैरान कुन बात यह कि हुकूमत इस मामले में इतनी डेस्परेट क्यों हो गई है कि जनाब सदर को खुद टॉक शो में आकर ये कहना पड़ रहा है कि आओ मैं तुम्हें समझाऊं। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है। तो प्रेसिडेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाए और वहां उनको डेमो दे दे। अगर तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाती है तो अवाम कौन होते हैं इस पर इतराज करने वाले। ये जो RTS सिस्टम जब नाफिज किया गया था तो इस पर कौन सा रेफरेंडम कराया गया था कि RTS सिस्टम लगाना है कि नहीं लगाना। आपने लगाया और सारी सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया और इलेक्शन हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगानी है तो सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, वहां जाए और डेमो दे कौम का। इस तरह आके उनको बच्चों की तरह टीच करके समझाना, मुझे लगता है ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। जो करने के काम है वो ये है कि बैठकर ये सोचा जाए कि पाकिस्तान को जो अगले 3-4 साल में आने वाली मुआशी तबाही है उससे कैसे बचाया जाए और इसके ग्रोथ रेट कैसे प्लस किया जाए और इसमें रोजगार के मौके कैसे पैदा किए जाए। ये वो काम है जो करने चाहिए थे, जो हुक्मरान जमात जिनके दावे और वादे करके आई थी। इंतहाबी इस्लाहात तो होती रहेगी। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और अपोजिशन की एक और बड़े क्रिटिक्स से खावर घुम्मन देखते हैं कि वो अपोजिशन की लड़ाई को कैसे देखते हैं। वॉच खावर घुम्मन थिंक टैंक। जो सबसे अहम है इंतहाई अदब के साथ याद साहब के साथ भी, वो अहम ये है कि ये जो दो जमातें हैं इस सीट से फर्क तो कोई पड़ना को नहीं है। ना नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान की वजारत उज़्मा कहीं जा रही है,
ना पीटीआई या ये शिकस्त हारने की वजह से कोई उनका कोई बाकी सीटें खत्म होने जा रही हैं कराची में, ना पीपल्स पार्टी ये सीट जीत के नेशनल असेंबली के अंदर जो हस्बे इख्तिलाफ की सीट है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास है वो उनसे छीनी जा रही है। तो ये लड़ किस बात पर रहे हैं? लड़ाई ये है, जो मेरी थोड़ी बहुत अदना सी समझ है, कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सवाए पंजाब के किसी दूसरे सूबे के अंदर मौजूद नहीं है। अब मरियम साहिबा का ये दावा है कि उनका इनकलाबी बयान और उनके वालिद साहब का जो इनकलाबी बयानिया है वो पूरे मुल्क के अंदर उसकी शुनीद है, सुना जा रहा है, और कराची से अगर सीट मिलती है वो जीते हैं तो सर्टनली उनका एक दावा उसको एक बढ़ावत मिलेगी कि देखें हम ही एक वाहिद पार्टी हैं जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी रवायात हम बनाने जा रहे हैं नए तरीके से, उसके अमीन हम ही होंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जाहिर है उनका नया पॉलिटिकल कैरियर है, अब वो पार्टी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जो चेयरमैनशिप उसके ऊपर पूरी तरह वो बाइख्तियार फैसले भी कर रहे हैं। तो वो जो कल उन्होंने सीट जीती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनकी जो बदन बोली जो इस्तेमाल करते हैं सलमान गनी साहब एक लफ्ज, उनकी बदन बोली देखने वाली थी। तो उन्होंने सही फरमाया कि हमारी पार्टी ने एक ही तीर के साथ कई शिकार कर लिए, हमने मुल्ला को भी हटा दिया, हमने बल्ले को भी गिरा दिया, हमने शेर का शिकार भी कर लिया, हमने पतंग और डॉल्फिन सबको हमने भगा दिया। तो उनका भी अपना बयानिया है। लिहाजा मेरी नजर में इसका ये जो नतीजा कल आया है उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मोहतरम जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुआ है। उनकी कोई ख्वाहिश थी, उनको कुछ था शायद थोड़ा बहुत भरम के। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में वाहिद लीडर है जो अपोजिशन इत्तेहाद को बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, वरना बाकी जमातें खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार चुकी हैं और नए इलेक्शन की तैयारी के लिए अभी से रख्ते सफर बांध चुकी है। जबकि इसी इलेक्शन से चंद घंटे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के इजलास के बाद ये अनाउंस किया था कि जरदारी साहब पीडीएम में वापसी चाहते हैं और राब्ते हो रहे हैं, और ईद के बाद अपोजिशन की तमाम जमातें फिर से मिल बैठेगी। ये इलेक्शन के नताइज से पहले की बात है। तो अब ये कहना कि मौलाना को कराची के इलेक्शन से कोई ऐसी उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि ये हालात की दुरुस्त निशानदही नहीं करता। जेयूआई इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी और इसलिए खड़ी हुई, उनका ख्याल ये था कि पीपल पार्टी भी शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले, और ये सीट चुके इस पे पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला रहा है तो दोबारा पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला होने देगी। लेकिन पीपल पार्टी भी चूंकि नाराज थी, पीडीएम से नाराज थी, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ना सिर्फ उम्मीदवार खड़ा किया बल्कि इलेक्शन भी जीत लिया। अब इसका एक बैकग्राउंड है और इन फ्यूचर भी वो रहेगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों एक दूसरे की रवायती हरीफ है, तो इलेक्शन में इसी तरह माहौल रहेगा, इसी तरह मद्दे मुकाबल भी होंगे और इसी तरह आसानी से एक दूसरे को जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि मसला एक सीट का नहीं है, मसला कामयाबी का है जो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो नाकामी का मतलब होता है मेहनत का जाया होना। तो कोई भी जमात अपने ऊपर नाकामी का लेबल नहीं लगाना चाहती, इससे उनका वोटर और वोट बैंक जो है वो मायूस होता है। लेकिन सवाल ये कि इससे वो तीसरा फ्री क्यों खुश हो रहा है जो न 3 में है न 13 में है, जिसे बुरी तरह मार पड़ी है। और क्या हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है जो कि सियासी जमातों से पूछा जा रहा है। हामिद भी ये सवाल कर रहे हैं पीपल पार्टी के रहनुमा सईद गनी से, क्यों इस तरह की बातें हो रही है कि सियासी जमातें इस बात का इजहार कर रही हैं कि इलेक्शन कबल उस वक्त होंगे या ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। वॉच दिस। सईद गनी साहब, 2023 ही में इलेक्शन होगा, आपको कबल उस वक्त इलेक्शन नजर आता है कि नहीं आता? देखिए मीर साहब, जो हालात हैं कि हुकूमत के अंदरूनी तौर पर, उससे मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये लेजिस्लेशन की नहीं जल्दी पड़ी हुई है, इससे मुझे ज़्यादा यकीन हो रहा है कि शायद 2023 से पहले इलेक्शन होगा। वरना जिस तरह आपने पूछा कि अभी 2 साल का अरसा पड़ा है, आराम से बैठें, मशावरत करें, कंसल्टेशन करें, पार्टीज़ पे एतमाद में लें, इलेक्शन कमीशन की बात सुनें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। लेकिन ऑर्डिनेंस लेकर आ जाना इस मौके पर, यानी कि जल्दी है ना, तो मुझे लगता है कि जो बात असद उमर ने कही थी, ये कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ज़रूर मूव कर रही हैं चीज़ें कि जिसमें शायद हो सकता है कि जल्दी हो जाए।
देखिए, मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इशारे वाज़िह तौर पर मौजूद है और कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत 5 साल मुश्किल से ही पूरे कर सकेगी। वैसे तो लोग ये भी कहते थे कि हुकूमत 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं निकाल सकेगी, लेकिन ये इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह के जो हालात व वाक़ियात है, वो अभी भी मौजूद है। इंतखाबी इस्लाहात के इशू ने इस शक को और तक़वियत दी है कि खास साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात में जा सकते हैं। इसकी कई वजूहात है, लेकिन इसकी सबसे और बड़ी और अहम वजह खास साहब की मायूसी है, जिसका वो जगह जगह इजहार कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नाकामी की वजह यह है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ताकतवरों को सजा नहीं दे सकता, कानून कमजोर है और कानून साजी करने के लिए असम्बली में उनके पास अक्सरियत नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए वो कानून साजी नहीं कर पा रहे, वो मजबूर है और बेबस है। तो अपनी नाकामियों की वजह वो इंसाफ की निज़ाम में खामियों को करार दे रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऊपर दुहाई देते जा रहे हैं। जबकि अपोजिशन जमातें समझती है कि हुकूमत के पास डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं है। जो 2.5 साल में कुछ नहीं कर सके, उनके लिए अगले 2.5 साल गुजारना मुश्किल है। तो खास साहब ये दाव खेल सकते हैं कि कबल इलेक्शन की तरफ चले जाए 3 साल बाद या 4 साल पूरे होने पर, इसीलिए वो असम्बलियां तोड़ने की बात लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और ये बात मैं भी अर्ज कर चुका हूं कि ये जो पीडीएम के अंदर टूट फूट हुई थी और पीपल पार्टी पीडीएम से लैदा हुई थी, तो इसके पीछे नए इलेक्शन का मामला है। इसलिए तमाम सियासी जमातें पुरानी पोजीशन पर चली गई। पीपल पार्टी और एएनपी ने इत्तेहाद से लैदगी इसलिए की थी कि वो इलेक्शन की तैयारी कर सके। तो पीपल पार्टी ये बात जान चुकी है या भाप चुकी है कि बात कबल इलेक्शन की तरफ जा रही है। अब इसमें 6 माह लग जाए या साल, मगर नहीं पूरे होने 5 साल। और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वॉच हसन निसार। इस वक्त रुकावट क्या है? लेकिन बात सुने, आपने बात की है कसूरवार कौन है? अलीना, कसूरवार आप हैं जी, मैं हूं, पाकिस्तान के अवाम हैं जो मसलसल 73 साल में भी बालिग नहीं हो सके। जो इन लोगों को मुंतखब करते हैं, मैं शामिल हूं उनमें, जो बुनियादी तरीन मसाइल हल करने की अहलियत तो बहुत दूर की बात है, इन पर मुत्तफिक होने की अहलियत भी नहीं रखते। ये हम इनको अवामी नुमाइंदे, पता नहीं क्या, लीडर, रहनुमा, इस तरह के लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर्चून हंटर्स हैं सारे, नोबडी सीरियस, सवाए हुसूल इक़्तिदार के इनका कोई इशू नहीं है। इस मुल्क की इकोनॉमी डूब जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, लोग भूखे मर जाएं, जहालत 7वें आसमान पे पहुंच जाए, ये इनके कंसर्न्स हैं ही नहीं। और ये सादा सी बात हम लोगों को समझ नहीं आ रही। बस इन्नमल अमाल बिन्नियात, इनकी नीयतों में गंद और खोट और मिलावट है, ये असल वजह है। ये मुनीब साहब भी जो बयान कर रहे थे, एक जुमले में तो यही है, बदनीते हैं, ब्लेम गेम, ठीक है, किरदार कुशी, एक दूसरे के गिट्टे गोडे, एक कल्चर है हमारा। तो ये जो बैठे हैं ऊपर, ये गंदे दूध का मक्खन है जो ऊपर पहुंचा हुआ, बस इतनी सी बात है। आप सीरियस होकर बैठे हैं। देखिए, इस मुल्क का मसला ना अवाम है ना हुक्मरान है। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला इस मुल्क का दानिश्वर तबका है, जिसकी अपनी सोच में बदकिस्मती से वो पुख्तगी नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। कल तक यही दानिश्वर तब्दीली की तारीफें करते नहीं थकते थे। लोगों को यह बताया जा रहा था कि खान साहब मसीहा हैं और वो तब्दीली लेकर आएंगे। उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लोगों को समझाया जा रहा था कि लोगों तब्दीली को वोट दो। अब जब अवाम ने उनकी बात मान ली है, तो उल्टा अवाम को ये ताने और कोसने दिए जा रहे हैं कि अवाम बेवकूफ है, इन्हें नहीं मालूम कि इन्होंने किसको मुंतखब करना है या किसको नहीं करना। तो कम पढ़े लिखे और नीम खानदा किस्म के मुल्कों का बड़ा मसला यही होता है कि कुछ लोग दानिश्वर बन जाते हैं और दानिश्वरी का लिबादा ओढ़कर लोगों के सामने आते हैं, तो लोग उन पर इतबार कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बड़ा दानिश्वर आदमी है। तो किसी भी मुल्क का दानिश्वर तबका ये वह तबका होता है जो अवाम को एक्चुअल पोजीशन बताता है कि क्या है, तस्वीर का वो रुख भी दिखाता है जो नजरों से ओझल होता है, बियॉन्ड द हेडलाइंस। मगर जहां दानिश्वर तबका खुद कंफ्यूज हो, अपना फर्ज अदा करने में नाकाम रहे, तो फिर वहां पर सवाए मातम के, रोने धोने के
और कुछ नहीं रह जाता जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। यहां पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। चौधरी मंजूर गुफ्तगू करें पीपल पार्टी के रहनुमा। हालिया इलेक्शन जो खुशाब में हुआ और जो कराची इलेक्शन का तनाज़ा चल रहा है उस पर बात हो रही है। बहुत चौधरी मंजूर की मुखालफत और उसके ऊपर आप बयान देखिए ना, अपना कम अज कम आपको क्या हर्ज है अगर आपने कुछ नहीं किया। और अगर हमने तो कहा है कि अगर बिल्कुल ठीक हुआ है, फोरेंसिक होता है, रिकाउंट होता है, हम आपके घर जाके मुबारक दे के आएंगे। मगर मैं नहीं आपको चॉइस अब गिनवाता कि आपकी खुशाब में 235 वोट निकले हैं सिर्फ, यानी पूरी जमात एक बस में आ सकती है। मैं नहीं आपको गिनवाता कि बाकी इलेक्शंस में आपकी क्या हालत थी। देखिए बात ये चॉइस साहब, ये पीडीएम जब मौजूद थी उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जो सीट जहां से किसी ने जीती है उस वक्त ये हुआ। हमने वजीराबाद में इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया। हमने डस्का से लेकिन सर खुशाब में तो आप लड़े, लोगों ने विड्रॉ कर लिया। खुशाब में तो आप लड़े। हमने बात सुन लेना, बाद में इलेक्शन नहीं लड़ा ना, इलेक्शन नहीं लड़ा। यही तो कल की आप आज कायरा साहब ने कहा है कि हमने अपने लोगों को कहा कि अपने पेपर वापस ले, उन्होंने पेपर वापस नहीं लिए, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन चौधरी साहब ये तो आपकी यहाँ पोजीशन पहले। मैं जरा एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कामरान, एक मिनट सर। बताएं 2002 के इलेक्शन में एक दफा कुट पड़ी है नून लीग को, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की, वो 2002 में पड़ी है। मेरा ख्याल है मेरे भाई चौधरी तलाल साहब उस वक्त नून लीग में नहीं थे, हम पीपल्स पार्टी में थे और हम मुशर्रफ के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त कुट पड़ी है। इस हल्के से पता है रिजल्ट कितना है, नून लीग का वोट कितना है? 2068 वोट है। पर देखें पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है। पंजाब में आपकी बेस आपके पास नहीं है और आप सवाए सिंध में हुकूमत होने की वजह से ही कोई इलेक्शन है, बाकी आप सारी जगह एनालिसिस निकाल लें। तो बात देखिए ना, बात सिर्फ इतनी सी है। और उसके बाद आप अगर और मेरा 80,000 का हो, हम तो नौशहरा से भी जीते हैं। हाँ। हमने मेरी बात सुन लेना चौधरी साहब, अब नौशहरा से जीते हैं, हमारी हुकूमत नहीं, हमने सपोर्ट किया ना नौशहरा में, वोट लिया है और हमने नौशहरा में सपोर्ट किया आपको। हमने कराची में। पंजाबी की एक मिसाल है, हाथन आई तो थू कौड़ी, यानी ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। पीपल पार्टी लाख इनकार करे मगर हकीकत यही कि खुशाब में पीपल पार्टी का उम्मीदवार मौजूद था, उसने इलेक्शन भी लड़ा और उसको सिर्फ 235 वोट मिले। पंजाब के अक्सर हल्कों में पीपल पार्टी की यही पोजीशन है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, 2018 का इलेक्शन भी अगर आप उठाकर रखे, सामने रखे, लाहौर जो कभी पीपल पार्टी का गढ़ था, यहां भी पीपल पार्टी के उम्मीदवार 500 से 2500 तक वोट हासिल कर चुके हैं। जो मैक्सिमम वोट थे वो 2-2.5 हजार थे। तो पीपल पार्टी ने पंजाब में अभी तक ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया जिससे यह समझा जा सके कि पीपल पार्टी का कम बैक हो गया। पीपल पार्टी की पंजाब में रूट्स ही खत्म हो गई हुई है। बिलावल भुट्टो में बड़ा पोटेंशियल है और पीपल पार्टी को लोग बड़ा पसंद करते हैं, लोग बिलावल को पसंद भी करते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पीपल पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है या मौजूदा पॉलिसियां हैं उससे लोग इन मुनहरफ हो चुके हैं और अक्सरियत पीपल पार्टी की वो चूंकि एंटी नवाज शरीफ है तो वो तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ आप उठा के देखें तो अक्सर आपको उसमें पुराने जेलें नजर आएंगे। अब पीपल पार्टी में पंजाब के जितने नुमाया लीडर हैं वो इस हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में इनकी क्या पोजीशन है, लेकिन क़यादत को खुश करने के लिए वो डींगे मारते रहते हैं। तो हकीकत यह है कि जिस तरह अंदरूनी सिंध पीपल पार्टी का वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का नहीं है, इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और पीपल पार्टी का नहीं है। तो इसकी सादा सी जो वो मिसाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध को ज्यादा अहमियत नहीं दी और पीपल पार्टी, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं है। पीपल पार्टी ने पंजाब वालों को खुद फारग कर दिया और पंजाब में जो थोड़े बहुत जियाले हैं वो खुद क़यादत से शिकवा करते पाए जाते हैं कि पीपल पार्टी पंजाब में कुछ नहीं कर पड़ी। बैरिया टाउन में एक बड़ा दफ्तर बनाकर पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर जिंदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ चंद खुशामद परस्तों की दावतें ही हो सकती हैं। तो हुकूमत ने 49 इंतखाबी रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी हैं और उनका मौक़िफ़ ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है
उनके लिए अपोजिशन ने बगैर सोचे समझे उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जिसके जरिए किसी भी सियासी जमात को आइंदा इंतखाबात में ये शुबा नहीं रहेगा कि धांधली हुई है या वो किसी दूसरी जमात पर धांधली का इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के हवाले से फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें मिसयूज होने की सलाहियत कम हो। मसलन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके अंदर नतीजा जो है वो फौरन आ जाएगा, तो आपकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास ये रूम नहीं होगा कि वो उसको कर सकें। जो उसका था कि ये हैक हो जाएगा, हमने कहा कि उसको हमने पूरी जो इस वक्त बनाई है मशीनें वो ये हैं कि वो हैकेबल नहीं है, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है इंटरनेट से, और वो हर पोलिंग स्टेशन की अपनी मशीन है और उसके अंदर सिर्फ वही डाटा है जो उस पोलिंग स्टेशन का है, लिहाजा उसके हैक होने के चांसेस जो है वो नहीं है। इसी तरीके से जो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि उसको हम वन लाइनर बजट दें, इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं उनको ओपन करते हैं। अच्छा, लेकिन वो सारे फवाद साहब ये जो ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, इससे जो इलेक्शन डे का इशू है वो कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है अगर उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो, उसमें कोई हैक ना हो या कोई इसको इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो हमारे यहाँ इलेक्शन में बुनियादी मसला है, प्री पोल रिगिंग होती है, पैसा चलता है, प्रेशराइज किया जाता है, इदारों का उसमें किरदार, उनका असरअंदाज होना, ये सब चीजें ईवीएम से तो नहीं हल होंगी ना। उसके लिए तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो। और आप लोगों ने भी 2013 के इलेक्शन के बाद जब धरना दिया तो कई इदारों पे इल्जाम लगाया ना आपने जानिबदारी का। शहजाद, वो जो मामला है ना उसका ताल्लुक इलेक्शन रिगिंग से नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी जमातों की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। अगर सियासी जमातों का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है और वो इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके वो इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर आप बताइए कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है। यानी इस हुक्मरान जमात को ये गलत फहमी है कि वो ज़िमनी इंतखाबात इसलिए नहीं हारे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये गवर्नेंस फ्लॉप है। तो खास साहब ये समझते हैं कि वो मौजूदा इलेक्टोरल निज़ाम की वजह से इलेक्शन हार रहे हैं, वरना अपोजिशन उनके आगे से कुछ नहीं है। और फवाद चौधरी जो कहते हैं कि जी इधर उधर से पकड़कर सियासी जमातें इक़्तिदार में आ जाती है, तो जो इधर उधर से पकड़कर सियासी जमात इक़्तिदार में आई वो तो तहरीक इंसाफ है जिसने इलेक्टेबल लेने का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। अब जो खुद 6 पार्टियां तब्दील करके उस पार्टी का हिस्सा बन जाए जिसे किंग्स पार्टी कहते हैं, वो किस मुंह से सियासी जमातों पर तनकीद कर सकते हैं कि सियासी जमातें इधर उधर से बंदे पकड़ती है। अब पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी दिलचस्प है, इसे उठाकर देख लें। वैसे होता हमेशा ऐसे ही आया है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले लोग डिक्टेटर, बादशाह सलामत और शाह सुलेमान बनने के ख्वाब देखते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनने की बातें करते हैं, जबकि मार्शल के जरिए जो लोग इक़्तिदार में आते हैं उन्हें जमहूरी बनने का शौक होता है और वो जमहूरियत के लिए ख्वार होते रहे। तो जो जमायत खुद इधर उधर से बंदे पकड़कर और खुद किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आई हो, जिस पर 2.5 साल गुजरने के बाद भी यही इल्जाम है कि वो फेयर इलेक्शन से इक़्तिदार में नहीं आए, आजकल उन पर इलेक्शन को फेयर कराने का बुखार चढ़ा हुआ है। और एक और बड़ा अहम इशू इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से है। इस पर बहुत सी सियासी जमातें एतराज़ उठा रही हैं। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करें कि आखिर मुस्लिम लीग नून को क्या एतराज़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। वॉच दिस। कि हमने ये रिगिंग करनी है सारे के सारे मामले से, बगैर मशीन को देखे, बगैर मुशाहिदा किए, बगैर अपने एक्सपर्ट ले जाए, ये कैसे होगा काम। यानी कि आप चाहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी सवाबदीद पर ही इलेक्शन का मामला छोड़ा जाए, जैसा कि हमने देखा डस्का में या फिर जैसा कि देखा गया कराची में। देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब इस बारे में तो कोई राय दे सकते हैं कि मुलजम की जमानत कैसे लेनी है या अदालत से स्टे ऑर्डर कैसे लेना है, वो एक वकील है पेशे के लिहाज से। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी को भी समझता हूं और मैं टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन को भी समझता हूं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक बुनियादी चीज है, कानून होता है, उसे कहते हैं गाइगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप उसके सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करते हैं, आप उसके हार्डवेयर के अंदर कोई चीज कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं कि जो मेल फंक्शन कर दे। देखिए, ये कोई इतना मामूली फैसला नहीं है। बात यह है कि आप कितने लाखों मशीनें लेकर आएंगे, उनकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, उनकी स्टोरेज कैसे होगी, उसमें जो मौसमी एक्सट्रीम हमारी कंडीशंस है उनके तहत उसकी कौन सेफ्टी करेगा,
उसकी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग कैसे होगी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई एटम बम या रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऊपर आप अभी गूगल सर्च करें तो आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें, टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, MIT की मिल जाएगी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिटरेचर मिल जाएगा। दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने और दिमागों ने कतईयत के साथ राय दी हुई है। हम कोई यहाँ पर मगर ऐसे नहीं बात साहब, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब लगता है यूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन को एतराज नहीं है, एतराज इस बात पर है कि इंतखाबात का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। 2018 के इलेक्शन में RTS नाफिजुल अमल किया गया। RTS भी एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए इंतखाबी नताइज को मैनेज किया जाना था, जिसका काम डेटा जमा करके अवाम को नताइज से खबरदार करना था, इतला देनी थी। यह भी कंप्यूटराइज सिस्टम था, लेकिन यह निज़ाम ऐन उस वक्त फेल हो गया जब वो जमात जीतने लगी जिसको हरवाने का कोई मंसूबा था। अब ये सबको मालूम है कि RTS सिस्टम जब बैठा तो नताइज आने रुक गए और फिर घंटों नताइज नहीं आए और ये कहा गया जी RTS सिस्टम बैठ गया। तो जब RTS सिस्टम के होते हुए इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो उससे बड़ा सरदर्द है। अपोजिशन जमातों के खदशात बेबुनियाद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर जानिबदारी का कोई बहुत हतमी और मौसर जरिया नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मौजूदा तरीक़ेकार है उसके बारे में ये सबका इत्तेफाक है कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार है जिसमें हर जमात का एक नुमाइंदा पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होता है जिसे पोलिंग एजेंट कहते हैं, और उसकी क्लियरेंस के बगैर कोई शख्स वोट नहीं डाल सकता। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट निजाम हो नहीं सकता। मसला उसके बाद शुरू होता है जब गिनती के नताइज तब्दील किए जाते हैं, रिटर्निंग अफसर फॉर्म 45 जमा नहीं कराते या फिर फॉर्म 45 जमा होते हैं तो रिटर्निंग अफसर के दस्तखत नहीं होते। तो असल मसला वो लोग होते हैं जो ये इलेक्शन मैनेज करते हैं, और हमारे यहाँ ये इल्जाम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया जाता है कि वो इंतखाबात को मैनेज करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या पुराना मौजूदा तरीक़ेकार हो, असल मसला ये नहीं है। मसला ये कि दूध की रखवाली पर कौन बैठा है या किसको बिठाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।